या फाइनेंशियल सिस्टम के नाम से भी इसको कुछ लोग जानते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जी। आगे चलकर ये हमें बार बार मल्टीपल कह लीजिए कि रीडिंग्स में या मुख्तलिफ जगहों पर यूज़ करना होगा। तो इसलिए इसको ज़रा केयरफुली सुनिएगा प्लीज़। हमारे पास यहाँ पर देखिए टॉपिक का नेम है फाइनेंशियल एनवायरनमेंट। वर्ड जो फाइनेंशियल है वो फंड्स की फीलिंग देता है। एनवायरनमेंट मीन कुछ सराउंडिंग्स होगी। इट मीन्स जो फंड्स के रिलेटेड कोई एनवायरनमेंट जो है वो यहाँ से ड्राइव होता है, वो यहाँ पर कह लीजिए कॉन्स्टिट्यूट होता है। हम फाइनेंशियल एनवायरनमेंट में ये देखेंगे कि जो फंड्स हैं वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन की तरफ कैसे मूव करते हैं। ये पर्सन एक इंडिविजुअल लाइक यू एंड मी भी हो सकते हैं। कोई बिजनेसमैन हो सकता है लाइक सोल प्रोप्राइटर पार्टनरशिप या कॉर्पोरेशन। गवर्नमेंट हो सकती है, हाउस होल्ड हो सकते हैं। इट मीन्स एनी पर्सन हु डील्स विद द मनी वो इस एनवायरनमेंट में आ सकते हैं। ठीक है। तो ये पहली छोटी सी मैंने कहा इसकी बता दूं कि फाइनेंशियल एनवायरनमेंट में क्या है। जो फंड्स की डीलिंग के बारे में चीजें हैं हम वो देखेंगे कि फंड्स कैसे मूव करते हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन की तरफ। कि जिनके पास एक्सेसिव फंड्स होते हैं और जिनको जरूरत होती है वो अपनी जरूरत कैसे पूरी करते हैं, और जिनके पास एक्सेसिव फंड्स होते हैं वो आगे इन्वेस्ट कैसे करते हैं। तो ये हमारे पास यहाँ पर जी फाइनेंशियल एनवायरनमेंट के टाइटल से जाना जाएगा। अब फाइनेंशियल एनवायरनमेंट या सिस्टम में हम अगर बात करना चाहें तो हमारे पास जो सबसे पहला कंसेप्ट आता है, जो सबसे पहली चीज आती है वो इकोनॉमिक यूनिट्स। तो हम कह सकते हैं जी कि इकोनॉमिक यूनिट्स की मीनिंग क्या है। हर वो बंदा जो फंड्स के साथ डील कर रहा है, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बात की कि हाउस होल्ड, सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप, कॉर्पोरेशन, जैसे कि जाय स्टॉक कंपनी है, गवर्नमेंट वगैरह, ये सारे लोगों को हम क्या नेम दे सकते हैं, इकोनॉमिक यूनिट्स। क्योंकि ये सारे किस में डील कर रहे होते हैं, फंड्स के साथ डील कर रहे होते हैं, या कोई भी पर्सन जो फंड्स के साथ डील करता है उसे हम इकोनॉमिक यूनिट्स कह सकते हैं। अब अगर पूरी इकोनॉमी को हम क्लासिफाई करना चाहें अमंग टू हाफ ऑन द बेसिस ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स, तो दो तरह के हो जाएंगे। कुछ लोग तो ऐसे होंगे जिन्हें हम कहेंगे कि वो हमारे पास है सरप्लस इकोनॉमिक यूनिट्स। कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्हें हम कहेंगे कि वो है डेफिसिट इकोनॉमिक यूनिट्स। देखिए नेम से शो हो रहा है। सरप्लस वाले कौन से होंगे, हमने क्या बेस बनाई थी, अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स। तो सरप्लस वाले कौन से होंगे जी, कि ये ऐसे लोग होंगे जिनके पास अपनी नीड से एक्सेसिव फंड्स होंगे। और डेफिसिट वाले कौन होंगे, ये ऐसे लोग होंगे जिनके पास अपनी नीड से कम फंड्स होंगे। ठीक है। अब डेफिसिट इकोनॉमिक यूनिट से हरगिज ये मीनिंग माइंड में नहीं आने चाहिए कि पता नहीं ये ऐसे लोग होंगे जिनको लॉस हो रहा होगा बिजनेस में। बिल्कुल ऐसा नहीं है। हो सकता है कि एक बिजनेस ऐसा हो जिसको लॉस ना हो रहा हो, वो प्रॉफिटेबल हो, लेकिन उसको फंड्स की जरूरत पड़ जाए। कि मे बी उसने कहीं इन्वेस्टमेंट करनी हो, कि मे बी उसने कहीं पर कह लीजिए कि नया प्लांट इंस्टॉल करना हो, उसके लिए उसको फंड्स की जरूरत हो। बिजनेस तो प्रॉफिटेबल हो, लेकिन उसको कह लीजिए कि प्लांट बाय करना है तो प्लांट के लिए उसको एक्सेसिव फंड चाहिए हो। तो दिस इज पॉसिबल ना। तो इसलिए हम डेफिसिट इकोनॉमिक यूनिट्स से मीनिंग ये लेते हैं कि कोई भी ऐसा इकोनॉमिक यूनिट जिसको फंड्स की जरूरत है। और सरप्लस से क्या लेते हैं, जिसके पास एक्सेसिव फंड्स हैं। अब जरा इनकी नीड के लिहाज से देखें ये क्या चीज सर्च कर रहे होंगे। डेफिसिट वाले क्या ढूंढेंगे कि भाई हमें अपनी नीड पूरी करनी है, हमें पैसे चाहिए। तो ये ऐसे लोगों को ढूंढेंगे जिनके पास ज्यादा फंड्स होंगे। और सरप्लस वाले, इनके पास एक्सेसिव फंड्स होंगे, इनके पास एक्स्ट्रा मनी पड़ी हुई है। तो ये जो एक्स्ट्रा इनके पास फंड्स हैं वो डेफिनेटली इनके पास पड़े होंगे। और अगर कहीं भी ये इन्वेस्ट नहीं करेंगे, कहीं भी इसको यूज नहीं करेंगे, तो इसमें इनको रिटर्न नहीं मिल रहा होगा। तो उसकी वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी। तो इसलिए सरप्लस इकोनॉमिक यूनिट्स वाले लोग या इंडिविजुअल्स या यूनिट्स ऐसे लोगों को ढूंढेंगे जिनको पैसे की जरूरत होगी। और जबकि जो डेफिसिट वाले हैं ये किनको ढूंढेंगे, जिनके पास पैसे हैं। अब ये काम बड़ा ही आसान हो जाता अगर तो किसी भी इकोनॉमी में बड़े लिमिटेड से लोग होते, थोड़े से लोग होते। वो क्या करते कि जी एक दूसरे का पता होता किसके पास ज्यादा पैसे और किसको पैसों की जरूरत है। तो इजीली मैच हो जाता उनकी नीड पूरी करने के लिए कि भाई क्या पैसे किन के पास है, और इनका मैच हो जाता कि किनको पैसे की जरूरत है, वहां से कुछ रिटर्न ले लें। तो देखिए अगर थोड़ा लिमिटेड सा साइकिल होता फिर तो ये इनको पैसे देते, और इनको पैसे देने के बाद ये इनको इन पे कोई ना कोई रिटर्न दे देते, कोई इंटरेस्ट देते, कोई डिविडेंड देते, कुछ भी ऐसी इनको रिटर्न की परसेंटेज देते कोई ना कोई। लेकिन सर देखिए पूरे पाकिस्तान में जैसे एंग्रो है, एंग्रो को पैसे चाहिए थे, तो उन्होंने नॉर्थ अमेरिका टोरंटो में मूव करना था। तो जारी बात है, अपनी नीड पूरी करने के लिए उनको जो फंड चाहिए, जो पैसे चाहिए, तो वो एक हैवी अमाउंट थी।
तो कोई एक दो लोगों से, कोई दो चार लोगों से तो पैसे नहीं पूरे हो सकते थे, या एक दो बैंक से। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एंगरो रुपए सर्टिफिकेट इशू कर दिया। जरा सोचे, एंगरो ने ये नहीं किया कि पूरे पाकिस्तान में हर घर गए और दरवाजा नॉक किया और बोला जी आपके पास एक्स्ट्रा पैसे हैं, जो कि एंगरो को अगर पैसे की जरूरत थी वो डेफिसिट में क्लासीफाई हो जाएंगे। और वो ऐसा तो नहीं कि पूरे पाकिस्तान में जाते रहे और कहा जी हाँ जी आपके पास एक्स्ट्रा पैसे हैं, एक्स्ट्रा फंड्स हैं तो दे दे, ऐसा तो नहीं हुआ। और अगर ऐसा करना चाहते भी तो इम्पॉसिबल था, कॉस्ट बहुत बढ़ जाती, टाइम बहुत ज्यादा लगता, और जो रिक्वायर्ड अमाउंट थी मे बी वो भी रेंज ना हो पाती, तो बड़ा मुश्किल हो जाता ना एक इकोनॉमी में फंड्स मूव होना सरप्लस से डेफिसिट की तरफ। लेकिन एंग्लो ने क्या किया था, बीच में कोई पार्टी इन्वॉल्व कर ली थी जिसको इंटरमीडिएशन का रोल दिया, बैंक्स थे। एंग्लो ने ऐड दिया जी कि फलां फलां बैंक के पास मेरे एंग्लो रुपए सर्टिफिकेट पड़े हुए हैं, यानी कि जो बॉन्ड्स थे उनके वो पड़े हुए हैं, तो वो आप अगर मुझे पैसे देना चाहता है वो बाय कर ले। और वो बैंक ने क्या किया, उनको सेल करके पैसे ट्रांसफर कर दिए एंग्रो को, यानी कि एंग्रो ने सर्टिफिकेट रखवा दिए बैंक के पास, बैंक ने आगे सेल कर दिए लोगों को। तो अब जिसके पास एक्स्ट्रा पैसे होंगे बैंक के पास जाएगा, सर्टिफिकेट परचेज कर लेगा। बैंक उन सर्टिफिकेट से जो पैसे मिलेंगे वो एंग्रो के अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा, तो एंग्रो को पैसे मिल गए। देखे ना, बड़ा आसान हो गया ना ऐसे। इट मीन्स के फंड्स इकोनॉमी में मूव होना इजीली हो जाते हैं, एफिशिएंट हो जाते हैं, अगर कोई पार्टी बीच में इंटरमीडिएशन का रोल प्ले कर दे। तो उन्हें जो कि फंड्स की मूवमेंट, फाइनेंशियल मूवमेंट हो रही है सरप्लस से डेफिसिट की तरफ, इसलिए हम इनको नाम दे देते होते हैं फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज। अब देखें, तो सरप्लस ने वालों ने फंड्स दिए इंटरमीडियरीज को, फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज को, उन्हें आगे पैसे दिए किनको, डेफिसिट को। अब जो बात हमने रिटर्न की थी, अब डेफिसिट वालों ने फंड्स को लिया, उनको यूज किया, यूज करने के बाद रिटर्न दे देंगे, और वही रिटर्न जो है वो सरप्लस इकोनॉमिक यूनिट्स वालों की तरफ पास ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो ये काम बड़ा ही आसान हो गया अगर सरप्लस और डेफिसिट के बीच में कोई पार्टी, जिसे हमने फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज का नेम दिया है, वो इन्वॉल्व हो जाए। अब देखिए, सपोज के लिए बैंक है, बैंक क्या करता है, बैंक को हम नेम दे सकते हैं फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज का। बैंक क्या करता है कि बैंक ये करता है जी कि सपोज कुछ लोगों से पैसे लिए 7% पे, और वही पैसे आगे दे दिए जिनको जरूरत थी 10% पे। अब जो 10 और 7% का डिफरेंस है वो बैंक का क्या बन जाता है, रिटर्न होता है, प्रॉफिट होता है। आप बैंकिंग लैंग्वेज में या फाइनेंशियल सेक्टर में जो प्रॉफिट है उसके लिए वर्ड यूज करते हैं फाइनेंशियल स्प्रेड का, यानी कि डिफरेंस जो दोनों रिटर्न्स का होता है। ठीक है, तो अभी तक हमने जो इसमें बात की है वो ये बात की है कि फंड्स मूव होने हैं सरप्लस से डेफिसिट की तरफ, और ये बड़ा ही इजीली ये फंड्स मूव हो जाते हैं अगर आपके पास कोई फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज इन्वॉल्व है। तो अब हम ये कह सकते हैं कि ये इस फंड्स की मूवमेंट में या इस फाइनेंशियल सिस्टम में हमारे लिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं कौन से दो बॉडीज, एक तो फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज फॉर एग्जांपल बैंक है, पेंशन फर्म है, मुदारबा कंपनीज हैं, मुशारका कंपनीज हैं, म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं, सेविंग इंस्टीट्यूशंस हैं, ब्रोकर्स हैं, डीलर्स, ये सारे क्या हैं, ये फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज हैं। एक तो ये बड़े इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, अगर ये ना होते तो फंड्स मूव होना बहुत ही मुश्किल होता, एफिशिएंट ना होते। दूसरा क्या होता है, भाई जिनके पास पैसे पड़े हुए हैं वो डेफिनेटली जब भी किसी को पैसे देंगे, जिनके पास एक्सेसिव फंड्स हैं, सरप्लस इकोनॉमिक यूनिट्स वाले, वो जब भी किसी को फंड्स देंगे तो उनको कोई पीस ऑफ पेपर चाहिए जिसपे ये उनको लिख कर दिया जाए कि वाकई हमने आपसे पैसे लिए हैं, यानी कि सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज क्या है, पीस ऑफ पेपर्स है जो आपका क्लेम शो करते हैं कि आपने किसी को पैसे दिए हुए हैं, आपने कहीं इन्वेस्ट किया हुआ है, आपने किसी से पैसे लेने हैं। ठीक है, तो ये सिक्योरिटीज ये होती हैं। तो पीस ऑफ पेपर है सिंपली जो आपकी ऑनरशिप का जो टाइटल होता है वहां से वो स्टैब्लिश होता है कि आपने वाकई कहीं फंड्स दिए हुए हैं। तो इसलिए सिक्योरिटीज जैसे कि पीस ऑफ पेपर, मैंने कहा डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, शेयर्स वगैरह, ये सारी सिक्योरिटीज की एग्जांपल्स हैं। तो हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे सिक्योरिटीज की टाइप्स कौन सी होती हैं सम हाउ। एक तो फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज जो हैं ये रोल प्ले करती हैं, और दूसरा जो सिक्योरिटीज होती हैं किसमें, फाइनेंशियल सिस्टम, ये बड़े इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं। तो अभी जो है वो हम कह लीजिए कि तक के लिए इतना काफ़ी है, इंट्रोडक्टरी है जी। नेक्स्ट वीडियो में हम इन फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज को और सिक्योरिटीज को इन डेप्थ या डिटेल में देखेंगे जी। ठीक है, तो अभी तक के लिए इतना काफ़ी है जी, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।